चैप्टर 18। सुरभि नायरा की बात सुनकर कहती है, ठीक है तो अपना ख्याल रखना, और अगर उन दोनों में से कोई तुझे कभी गलती से भी कुछ कहे ना तुम मेरे को बताना। नायरा सुरभि की बात सुनकर हंसकर कहती है, हाँ मेरी जान, मैं तुझे ही बताऊंगी, तो टेंशन मत ले। चल बाय बाय। नायरा सुरभि का फोन काट देने के बाद अपने मन ही मन कहती है, सुरभि अभी हम तुम्हें अपनी शादी का सच नहीं बता सकते और परेशानी हो जाएगी। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, पर हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। भगवान ने सब कुछ छीन लिया है सिवाय एक तुम्हारे और हमारे बच्चे के अलावा। हम तुम दोनों को नहीं खोना चाहते अब, इसलिए हम तुम्हें ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहते कि रेहा की जगह हमें दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था और हमारी शादी तुम्हारे उस ड्रीम बॉय अर्जित से हो गई। ये बोलकर नायरा अपने आंखों के आंसू पूछ लेती है। तभी नायरा को नीचे से ऐसा लगता है जैसे उसकी दादी की और मिस्टर चौहान की आवाज नीचे हॉल से आ रही है। ये सोचकर वह चौंक जाती है और वह अपने मन में सोचती है कि चौहानों की आवाज अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, जरूर हमारा यह वहम होगा। हम ज्यादा ही सोच रही हैं इन लोगों के बारे में। तभी उसके दरवाजे पर किसी खटखट की आवाज आती है। नायरा जाकर दरवाजा खोलती है। नायरा जैसे दरवाजा खोलती है वह दिखती है कि सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी को वहां खड़ा देख पहले तो नायरा चौंक जाती है। इतने वह कुछ उससे कहती कि रागिनी जल्दी से कहती है, भाभी आप जल्दी नीचे चलिए, आपको पता है नीचे आपसे मिलने आपके दादी मम्मी और आपके पापा आए हैं। नायरा जैसे ही यह सुनती है कि उसके पापा मम्मी आए हैं, नायरा को ना जाने क्यों बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह फिर भी अपने चेहरे के भाग छुपाकर रागिनी के सामने मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हम चलते हैं, वैसे भी वह लोग क्यों आए हैं। रागिनी बोलती है, पता नहीं भाभी, वो लोग तो नीचे आए हैं और आपको बड़ी माँ नीचे बुला रही हैं। चलिए ना भाभी, नायरा रागिनी से कहती है। रागिनी आप एक काम कीजिए, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ओके भाभी, आप जल्दी से नीचे आ जाए। ये बोलकर रागिनी नीचे चली जाती है और जाकर मिसेज शीतल राठौर से कहती है, बड़ी माँ भाभी बस अभी आ रही है। ठीक है। नायरा अपने रूम में सोचने लगती है, चौहान खानदान आज राठौर सदन में क्या कर रहा है। अभी हमें इस घर में आए सिर्फ 2 दिन नहीं हुए और ये लोग इस घर में भी हमें परेशान करने आ गई। ये बोलकर नायरा अपना चेहरा धोकर नीचे आती है। नायरा जब सीढ़ियों पर होती है तो वह सुनती है, देखिए मिसेज राठौर, भले ही नायरा हमारी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी से कम नहीं माना। हमेशा रेहा से पहले मैंने नायरा को रखा है और मैंने नायरा को हमेशा बहुत प्यार किया है। वह भले ही मेरी कोख से नहीं जन्मी हूँ, वह मेरे लिए कृष्णा की तरह है और मैं उसकी यशोदा माँ हूँ। ये सब सुशीला चौहान मिसेज शीतल राठौर से कह रही थी। नायरा सुशीला चौहान जी ऐसी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांत भाव थे। नायरा अपने मन ही मन में कहती है, सुरभि इसे बिल्कुल सही कहती है, एक नंबर की ड्रामेबाज चुड़ैल है, यह मतलब हद होती है। ये औरत मेरी माँ बनेगी। मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे बहुत दूर हो गई थी। इस पूरी दुनिया के सामने अच्छे बनते फिरते हो आप दोनों, लेकिन आपकी हकीकत तुम्हें अच्छे से जानती हो। सुशीला आगे शीतल राठौर से कहती हैं, मैं मानती हूँ कि रेहा की जगह नायरा की शादी हो गई, लेकिन अब शादी तो हो गई है और आप लोगों ने भी उसे अपनी बहू माना है, तो हम नायरा को पग फेरे के लिए लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि एक बेटी शादी के बाद अपने घर जब जाती है तो ये रस्म भी तो निभाई जाती है। इसलिए हम नायरा को अपने साथ चौहान सदन लेकर जाना चाहते हैं। शीतल राठौर कहती हैं, जी बिल्कुल। तभी पीछे से नायरा की आवाज आती है, हम चौहान सदन नहीं जाएंगे, पर फेरों की रस्म के लिए। ये बात सुनकर सब हैरानी से पीछे की तरफ देखने लगते हैं जहां सीढ़ियों पर नायरा खड़ी थी। अर्जित की दादी गायत्री राठौर जब नायरा को देखती हैं और बोलती हैं, आप क्यों नहीं जाना चाहती है, तभी नायरा की दादी सुधा चौहान कहती है, क्या हुआ बेटा, आप इस रस्म के लिए चौहान निवास क्यों नहीं जाना चाहती। तभी नायरा अपनी बात को संभालते हुए कहती है, वह हम दादी जी बोल रहे थे कि हम चौहान निवास जाने से पहले अपने गुरु जी के आश्रम में जाना चाहते हैं, आखिर वे हमारे कितनी पुरानी गुरु जी हैं, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नायरा की बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वही नायरा अपने मन में कहती है, पता नहीं हम दुनिया के सामने कब कह पाएंगे कि मिस्टर महेश चौहान और उनकी पत्नी मिसेज सुशीला चौहान कितनी बुरी है। आप दोनों तो एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हो। नायरा के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, आखिर वह बचपन से यही तो करती आई थी, बाहर से खुश थी और अंदर से दर्द सहना। ये सब अब उसकी आदत बन चुकी थी। नायरा आप जल्दी से तैयार हो जाएगा और फिर आप अपने परिवार के साथ अपने कुलगुरु जी के पास चले जाएगा, कल आपको अर्जित लिबाने आ जाएंगे। दादी ने नायरा से यह बात बड़े ही प्यार से कही। नायरा अपने रूम में चली जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। नायरा सबसे विदाई लेकर चौहान परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर कुलगुरु जी के आश्रम की तरफ चली जाती है।
नायरा को इतना खुश देखकर और पूरे परिवार को नायरा के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देखकर सुशीला मन ही मन कहती है, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने, एक ही दिन में सबको अपना लट्टू बना लिया। जैसी माँ थी एक ही दिन में महेश को भी अपने लट्टू बना लिया था। पर जब इसकी माँ महेश की जिंदगी में ना टिक पाए और ना अभी अर्जित की जिंदगी में टिक पाएगी। इसकी माँ को तुम मैंने निकाला था, इसको मेरी बेटी रेहा निकालने की। यह सब सोचकर सुशीला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। चैप्टर। कुछ समय बाद पूरे चौहान परिवार कुलगुरु के पास जाते हैं। नायरा जैसे ही झुककर कुलगुरु का आशीर्वाद लेती है, गुरुजी नायरा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, आज तक तूने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब जो तेरी जिंदगी में आया है वह तुझे हर दुख से मुक्ति दिलवाएगा, वह तेरा हर कदम पर साथ देगा। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, उसे अभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हो जाएगा वह तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तेरी जिंदगी में आ चुका है वह जो तुझे जीना सिखा देगा, तेरी अकेलेपन से तुझे मुक्ति देगा। नायरा की समझ में गुरुजी की कोई बात नहीं आती, या फिर नायरा समझना ही नहीं चाहती थी। इस समय नायरा के पास सिर्फ उसकी दादी थी। गुरुजी की बात नायरा की दादी की समझ में तुरंत आ गई। नायरा की दादी समझ गई कि हो ना हो गुरुदेव अर्जित की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नायरा की दादी जानती नायरा और अर्जित हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ही बने हैं। पर दादी गुरुदेव की एक बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई कि अभी इन दोनों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नायरा की दादी नायरा से कहती हैं, बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, हम गुरुदेव से कोई बात करके आते हैं। नायरा अपनी दादी के सामने अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चली जाती है। नायरा के बाहर जाने के बाद दादी गुरुदेव से कहती है, गुरुदेव इस बच्ची की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? पहले ऊपर वाले ने इससे इसकी माँ को छीन लिया, फिर पिता की इतनी नफरत सही है, इसने हमेशा दूसरों के इल्जाम अपने ऊपर लेती रही है। ये सब मैं जानते हुए भी कभी इसके लिए कुछ बोल नहीं पाए गुरुजी, शायद बोलती तो इसका ही अहित होता। गुरुजी दादी की बात सुनकर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए सुधा, नायरा की जिंदगी में जल्दी ही खुशियां आने वाली है। नायरा जिस घर में शादी कर गई है उस घर में उसे सब सुख मिलेंगे। जल्दी नायरा को अपने पति का प्यार भी हासिल होगा। अर्जित नायरा से इतना प्रेम करेगा जो आज तक किसी ने किसी से नहीं किया होगा। लेकिन अभी अर्जित और नायरा को एक होने के लिए वक्त लगेगा। आप चिंता मत कीजिए देवी, जल्दी ही नायरा आप एक नया रूप देखेंगे जो आप सोच नहीं सकती वो रूप है नायरा का, पर अभी हम उस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यह तो नियति ने तय किया है कि कौन किसके लिए बना है। जल्दी आपको भी पता चल जाएगा इस अनोखी रिश्ते के बारे में कि नायरा और अर्जित का रिश्ता तो एक अनोखा रिश्ता है। नायरा की दादी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वहां से बाहर आ जाती है और फिर सारा परिवार चौहान निवास के लिए अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल जाता है। नायरा जैसे ही घर पहुंचती है, सुशीला गाड़ी से उतरकर और महेश सीधा अपने घर के अंदर चले जाते हैं और दादी से कहते हैं, कोई रस्म निभाने की जरूरत नहीं है, सब लोग घर के अंदर चलिए। दादी अपने बेटे की बात सुनकर मन ही मन कहती हैं, जिस दिन तू हकीकत से रूबरू होगा उस दिन तेरी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे। तूने नायरा के साथ बहुत गलत किया है और नायरा की माँ के साथ तो उससे भी ज्यादा, तुझे शायद कभी नायरा माफ ना करें। दादी नायरा से कहती हैं, बेटा अंदर चलो। नायरा मुस्कुराकर दादी से कहती है, दादी हम इस घर को अपना घर नहीं मानते तो इसमें रस्में निभाने से क्या फायदा? हम जानते हैं महेश चौहान हमें इस घर में क्यों लेकर आए हैं, ये दिखाने के लिए राठौर परिवार को कि वह हमें कितना समझते हैं। दुनिया की नजरों में आज भी अच्छा बनना चाहते हैं, पर जिस दिन उनकी अच्छाइयों का एक एक पर्दा हटेगा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वह कैसे है। ये कहते समय नायरा की आंखों में और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दादी नायरा को लेकर घर के अंदर चली जाती है। नायरा सीधे अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में आकर वह बेड पर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर अपनी मॉम की तस्वीर पर पड़ती है जो बेड पे उसके तकिए के नीचे अब भी रखी थी। नायरा अपनी मॉम की तस्वीर अपने हाथ में लेती है और कहती है, माँ इस घर में हमारा दम घुटता है, क्या करें, हम इस घर में रहना नहीं चाहते। इस घर में हमसे हमारा सब कुछ छीना है, आपको छीना है, उन्होंने हमसे हमारा और हमारे बच्चे का बचपन छीना है। कैसे भूल जाए इन लोगों को, कितने दर्द दिए हैं इन्होंने, इनसे बदला तो हम लेकर रहेंगे। ये कहते समय अब नायरा की आंखों में आग के अंगारे चमक रहे थे जो सब कुछ तबाह कर देने वाले थे। कुछ देर बाद नायरा के दरवाजे पर कोई खटखट आता है। नायरा तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लेती है और अपनी माँ की तस्वीर को अपने तकिए के नीचे अच्छे से छिपा देती है। नायरा सोचती है आखिर उसके कमरे में कौन आया होगा, क्योंकि नायरा की कमरे में तो कोई नौकर भी नहीं आता था। दादी को तो वह भी कमरे में छोड़कर आई थी। फिर सोचती है कि जाकर दरवाजा खोलकर देखना चाहिए कि आखिर कौन आया है। नायरा दरवाजे के पास जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी शख्स को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि रेहा खड़ी थी।
आपको नायरा और अर्जित की जोड़ी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। चैप्टर 20। रेहा को आज पहली बार अपने रूम के सामने खड़ा देख नायरा तो हैरान ही रह जाती है। नायरा के मुंह से हैरानी से निकलता है, रेहा। रेहा नायरा की एक बात नहीं सुनती और नायरा को धक्का दे देती है। रेहा के धक्का देने से नायरा का सर अपने बेड के कोने पर जाकर लग जाता है, जिससे नायरा के सर से खून आने लगता है और नायरा के मुंह से आह की आवाज निकल जाती है। रेहा नीचे बैठकर नायरा के दोनों गालों को अपने हाथों से भींच देती है और गुस्से में दांत चबाते हुए कहती है, लगता है तेरे बहुत पंख निकल आए हैं, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्जित से शादी करने की। मैं 2 मिनट लेट क्या हो गई थोड़ी तो अपनी मांग में अर्जित के नाम का सिंदूर सजा लिया। नायरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रेहा उसकी आंखों को देखकर गुस्से में कहती है, नायरा तू अपनी औकात मत भूल और नायरा तू ये झूठे आंसू बहाकर कुछ हासिल नहीं कर सकती। तू जाती है नायरा, मैंने तुझसे तेरा बाप छीना है और मेरी माँ ने तेरी माँ का हक छीना है। इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा, रेहा कहती है। रेहा ने उसके गालों को इतनी बुरी तरह से भींचा हुआ था कि नायरा के दोनों गालों में दर्द होने लगा था। नायरा कहती है, ये तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो। तुम जानती हो ना हम यह शादी नहीं करना चाहते थे। हम तुम्हारे और अर्जित के बीच कभी नहीं आना चाहते थे। अगर हमें तुम्हारे माँ बाप मजबूर नहीं करते तो हम कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आते। तभी नायरा को ना जाने आज क्या हो जाता है। नायरा तेजी से रेहा को धक्का दे देती है, जिसे रेहा पीछे की तरफ जाकर गिरती है और नायरा खड़ी हो जाती है। रेहा जब देखती है कि वह अपने आप नीचे गिरी हुई है और नायरा खड़ी हो गई है तो वह गुस्से में कहती है, यह ब्लडी बिग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। यह बोलकर वह उठती है और वह उठ के नायरा के गाल पर एक चपत जड़ देती है और वह नायरा की तरफ उंगली करके कहती है, लगता है मैडम के बहुत पर निकल आए हैं। राठौर परिवार में ज्यादा लड़ प्यार मिल गया क्या तुझे, शायद भूल गई है तू। तेरी जिंदगी तेरी जान हमारे हाथों में है। हमें समय नहीं लगेगा उसे भगवान के यहाँ पहुंचाने में। तू तो जानती होगी ना उसकी जान सिर्फ एक शख्स बचा सकता है और वह महेश चौहान तेरा बाप। लेकिन वह तेरी नहीं सुनता, मेरी सुनता है, इसलिए बेहतर होगा अपने हाथ पर मत चलाओ। नायरा तुरंत उसके आगे हाथ जोड़ती है। रेहा नायरा की कमजोरी अच्छे से जानती थी और जब भी नायरा कुछ कहने के लिए मुंह खोलती तो हमेशा चौहान परिवार उसकी वह कमजोर नस दबा देता था। यही उन्होंने नायरा की शादी अर्जित से कराने के लिए किया था। नायरा रेहा से कहती है, रेहा प्लीज हमारे बच्चे को कुछ मत करना, हमारे बच्चे में हमारी जान बसती है। तुम अच्छे से जानती हो, तुम जानती हो ना हम तुम्हारे अर्जित से शादी नहीं करना चाहते थे। हमें शौक नहीं है किसी की जगह छीनने का। पर तुम्हारी परिवार ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा ना कि रेहा लोगों ने जबरदस्ती हमारी शादी अजीत से कराई थी, जिससे उन लोगों की नाक ना कट जाए। हम नहीं करना चाहते थे अर्जित से शादी। प्लीज रेहा हमारे बच्चे को कुछ मत करना। रेहा हम तुम्हें धक्का नहीं देना चाहते थे, धोखे से हमारा हाथ लग गया। ये सब कहते हुए नायरा की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। रेहा अच्छे से जानती थी नायरा को कैसे डराना है और उसने वही तरकीब का प्रयोग किया। रेहा नायरा के करीब आए और उसके बालों को खींचकर उससे बोली, एक बात अच्छे से ध्यान रखना नायरा, अर्जित कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। अर्जित के करीब जाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम अच्छे से जानती हो मैं उसके साथ क्या करूंगी। नायरा ने जल्दी से बोला, नहीं रेहा, मैं बिल्कुल भी उसके करीब नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तुम उसे मेरी और अपनी बीच में मत लाया करो। रेहा नायरा को ना जाने क्या क्या कहकर नायरा को धक्का देकर उसके रूम से चली जाती है। रेहा के जाने के बाद नायरा तुरंत खड़ी होती है। अब तक जिस नायरा के चेहरे पर दर्द, दुख, न जाने कितने भाव थे, लेकिन अब उस नायरा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। नायरा खुद से ही कहती है, आज तक तुमने मुझे बहुत डरा लिया रेहा, बस कुछ और दिन की बात है, एक बार मेरा काम हो जाए फिर तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। रेहा तुमने बिल्कुल सही कहा था। रेहा इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, अनजाने में ही सही, लेकिन सच बोल गई तुम। रेहा इतिहास दोहराया जाएगा लेकिन बर्बादी इस बार नायरा की नहीं, तुम्हारी और चौहान परिवार की होगी। आज तक मैं सिर्फ अपने आंसुओं को एक कोने में दबाकर रोती रही, हर किसी के सामने मुस्कुराती रही। तुम लोगों ने मुझे अनाथ का न जाने क्या क्या कहा, हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम लोग अपनी पहचान मांगोगे और मेरे पास मेरी पहचान होगी, तब तुम लोगों को कोई पहचानेगा नहीं और नायरा हर जगह पहचाने जाएगी, पर चौहान नाम से नहीं बल्कि नायरा आरोही मित्तल। मेरा नाम नायरा आरोही मित्तल होगा। इस समय नायरा डरी हुई नायरा नहीं बल्कि एक अलग नायरा लग रही थी। जितने सच कहा था, इस चेहरे के पीछे एक चेहरा और है। दूसरी तरफ अर्जित जब अपने ऑफिस से लौटकर आता है तो वह अपने रूम में देखता है कि उसे कहीं नायरा नजर नहीं आ रही। अर्जित सोचता है शायद नीचे होगी मॉम के पास, ये सोचकर पर जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चला जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अर्जित देखता है कि सब लोग हैं लेकिन नायरा कहीं नजर नहीं आ रही।
राजू सबको खाना परोसने लगता है। अर्जित नायरा के बारे में पूछना चाहता था कि आखिर वह कहाँ है, लेकिन अर्जित का दिमाग पूछने की उसे अनुमति नहीं दे रहा था। अगर अर्जित पूछता तो शायद सब लोग सोचने लगते कि उसे नायरा की फिक्र हो रही है या फिर उसे नायरा की याद आ रही है। अर्जित नहीं चाहता कि किसी के दिमाग में भी कोई गलतफहमी पले। असल बात तो यह थी कि अर्जित कहीं ना कहीं नायरा को मिस कर रहा था। वह नायरा को देखना चाहता था, लेकिन उसका मेल ईगो उसके सामने आ रहा था, इसलिए उसने नहीं पूछा। पर खाना खाते समय हर टाइम उसके दिमाग में सिर्फ नायरा ही बसी रही। शायद वह तो जल्दी जल्दी खाना को फिनिश करके नायरा को ढूंढना ही चाहता था। सब लोग खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं और जब वह भी अपने रूम में आ जाता है तो अर्जित सोचता है आज किसी ने नायरा को कोई जिक्र क्यों नहीं किया। फिर खुद से ही कहता है आखिर मैं उस लड़की के बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ। मेरे हिसाब को कहीं भी रहे कहीं भी जाए मुझे उससे क्या मतलब। वैसे कहीं भी कैसे जा सकती है, वह मेरी पत्नी है। यह मुझे क्या हो रहा है, कभी मैं कुछ सोचता हूँ कभी कुछ सोचता हूँ। अर्जित अपनी ही बातों में उलझता जा रहा था। अर्जित कहता है इस लड़की ने तो 2 दिन में ही मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं जिंदगी भर कैसे झेलूंगा इसे। नहीं मैं जिंदगी भर क्यों, अरे मेरा भी दिमाग खराब हो जा रहा है। ये लड़की सच में मुझे पागल करके छोड़ेगी। ये सब सोचकर अर्जित अपने बेड पर लेट जाता है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है और वह बैठकर अपनी जेब से फोन निकालता है और वह अपने फोन में नायरा का नंबर ढूंढने लगता है। तभी अर्जित को ध्यान आता है कि उसके पास तो नायरा का नंबर ही नहीं है। तभी अर्जित खुद से ही कहता है शायद दुनिया का पहला पति होगा जिसके पास अपनी वाइफ का नंबर भी नहीं है। उससे कम उसका नंबर तो मांग लेता मैं। तभी अर्जित को बाहर से रागिनी के हंसने की आवाज आती है। अर्जित के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाजा खुलता है। वह चारों तरफ देखता है तो वह देखता है कि रागिनी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। वह उसके पास जाकर उसकी बातें सुनने लगता है। रागिनी बोल रही थी यार तेरे को पता है मेरे भाई की शादी उस रेहा से नहीं हुई। तुझे पता है मेरी भाभी एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की बन चुकी है। उनका नाम नायरा है। वह इतनी अच्छी लड़की है कि क्या बताओ, और वह सबसे प्यार से बात करती है। यार मुझे तो मेरी जैसी भाभी चाहिए थी, मेरे को वैसे ही भाभी मिली है। रागिनी न जाने क्या क्या नायरा के बारे में अपनी दोस्त को बताने लगी कि नायरा कैसी है, वह क्या करती है, क्या नहीं कर सकती। सब बातें अपनी दोस्त को बता रही थी। रागिनी के पीछे खड़ा अर्जित नायरा के बारे में सब कुछ रागिनी के मुंह से सुन रहा था। जब रागिनी अपनी दोस्त से नायरा की तारीफ कर रही थी तो अर्जित को बड़ा अच्छा लग रहा था। अर्जित खुद से ही कहता है वैसे इस चालाक लड़की ने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे समझने में कोई गलती कर रहा हूँ। क्या पता नायरा सच में एक अच्छी लड़की हो। पता नहीं मेरे सवालों का जवाब मुझे कौन देगा। ये भगवान, तू तो मुझे और मुसीबत में डालता जा रहा है। जब भी किसी से भी नायरा के बारे में जिक्र करो तो सब सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं। उस दिन युवराज आया, उसने भी तारीफ की। क्या सच में वह अच्छी लड़की है? जो मैंने उसके बारे में सोचा वह सब गलत है क्या? क्या मैं गलत हूँ उसके बारे में? क्या मेरे विचार उसके बारे में सच में गलत है? भगवान, मेरे इतने सारे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? तभी रागिनी अपने दोस्त को फोन काट कर पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि उसके पीछे अर्जित खड़ा है। तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर कहती है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो सोने चले गए थे ना अपने रूम में, फिर आप बाहर क्यों घूम रहे हो? आप चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहे हो। आप जानते हो ये सब गंदी हैबिट्स होती है। हे मेरी बकबक की मशीन, विराम दे अपने इतने सारे सवालों को। तू रुकेगी तभी तो मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब मैं तेरे पीछे क्यों खड़ा हूँ? तू तो एक साथ में सारे सवाल पूछ रही है। ठीक है रुक गई मैं। अब आप भाई ये बताओ आप मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे थे? अर्जित पहले तो घबरा जाता है, फिर संभलते हुए कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। भाई आप कुछ नहीं कर रहे थे तो क्या मेरे पीछे क्यों खड़े थे? क्यों खड़े थे बताना जरा। फिर अर्जित हिम्मत करके रागिनी से कहता है वो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आज कहीं नायरा दिखाई नहीं दे रही है क्या? डर के भाग गई क्या यहाँ से? हेलो भाई क्या बकवास कर रहे हो आप? आपको पता है नायरा भाभी कहाँ है? अरे भाभी यहाँ नहीं है। वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ गई है वो? नायरा भाभी चौहान निवास गई है। नायरा भाभी के यहाँ पर फेरे की रस्म होती है, शादी के बाद उसे निभाने गई है। उनके परिवार वाले आए थे उन्हें बुलाने, इसलिए वह चौहान निवास गई है। आज तो आएगी नहीं कल आएगी, इसलिए आप सो जाए भाई, टेंशन मत लीजिए, कल आपको ही लेने जाना है भाभी को। भाई वैसे आपको भाभी की याद बहुत जल्दी आने लगी है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं आप भाभी से प्यार करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं भाई आप उन्हें मिस कर रहे हो? चल चल ज्यादा दिमाग मत लगा, बकबक अभी तो बहुत छोटी है, चल जाकर अपना काम देख। ये सुनकर रागिनी उसे चिढ़ाते हुए अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जित भी अपने रूम में आ जाता है।
अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है। सच में आज अर्जित को नायरा की कमी खल रही थी। अर्जित बेड पर बार बार करवटें बदल रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अर्जित खुद से ही बोला, कहीं ऐसा तो नहीं रागिनी जो कह रही थी वह सच था, कहीं मैं सच में उस नायरा को मैं मिस तो नहीं कर रहा। इस नायरा नाम की मुसीबत ने तो 2 दिन में ही इतनी अपनी लत लगा दी। ये तो कोई नशा है जो शराब की तरह लत लगा देता है। इस लड़की ने पहले तो मेरा दिमाग खराब कर रखा था, अब तो इस लड़की ने मेरी नींद खराब कर दी। आने दो इस लड़की को, इसे कल ही बताता हूँ कि आखिर अर्जित राठौर है क्या। ये बोलकर अर्जित एक तकिए को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह राठौर परिवार में सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। अर्जित भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। तभी उसके कानों में अपनी दादी की आवाज पड़ती है, अर्जित आज तुम्हें नायरा को लेने के लिए उसके घर जाना है। अर्जित दादी को कुछ जवाब देता इससे पहले उसका फोन बजता है। अर्जित कहता है 2 मिनट दादी, और फिर वो कॉल अटेंड करता हूँ। वह कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था। अर्जित अपने फोन उठाता है और बात करने लगता है। दूसरी तरफ से अर्जित से कोई कुछ कहता है और जिसे सुनने के बाद अर्जित कहता है, ओके तुम जल्दी उस काम करो, मैं तुरंत ऑफिस पहुंच रहा हूँ। अर्जित ये बोलकर फोन काट देता है और वह बिना नाश्ता के अपनी सीट से उठकर जाने लगता है। उससे ऐसे जाता देख दादी कहती है, क्या हुआ अर्जित, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। दादी माँ की आवाज सुनकर अर्जित रुक जाता है और वह पीछे मुड़कर दादी से कहता है, एक्चुअली दादी कंपनी में बहुत बड़ा इशू आ गया, मुझे जल्दी जाना होगा। पर अर्जित तुझे तो नायरा को लेने जाना था ना। लेकिन मैं अब नहीं जा सकता, आप जानती है ना मुझे कंपनी जाना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए दादी, नायरा को लिवाने युवराज चला जाएगा। युवराज ये सुनकर चौंक जाता है। उसके मुंह से हैरानी से निकलता है, क्या। अर्जित देखता है युवराज कुछ अजीब सा चेहरा बनाकर बोल रहा है। अर्जित युवराज से पूछता है, क्यों, तुझे उसको लाने में कोई परेशानी है क्या। युवराज जल्दी से कहता है, नहीं भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर दादी अर्जित से कहती है, ठीक है तेरा कंपनी जाना जरूरी है, तू जा, युवराज नायरा को बुला लाएगा। और दादी, युवराज टाइम से चले जाना है। जी भाई। और यह कहकर अर्जित अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। युवराज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह नायरा के सामने कैसे जाएगा। युवराज तब से नायरा के सामने नहीं आया था, वह अपने रूम में ही रहा था क्योंकि वह उसको देखकर शायद वह अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाता। दादी युवराज से कहती है, युवराज बेटा आप तैयार होकर नायरा को बुला लाना। ओके दादी, यह बोलकर यूं ही अपना नाश्ता फिनिश करके उठ जाता है। थोड़ी देर बाद युवराज अपने रूम से निकल कर आता है और वह दादी से कहता है, दादी मैं बुलाने जा रहा हूँ। चैप्टर 22। बेटा ध्यान से जाना, दादी यूवी से कहती हैं। युवराज अपनी कार को लेकर चौहान निवास पहुंचता है और युवराज घर के अंदर चला जाता है। सामने सोफे पर दादी बैठी थी। युवराज को देखकर दादी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि दादी ने अभी तक युवराज को नहीं देखा था। युवराज कभी भी चौहान परिवार के किसी भी सदस्य के सामने नहीं आया था। वे लोग जब भी राठौर परिवार में गए थे युवराज अपने कॉलेज में होता था या फिर कहीं बाहर होता था, इस वजह से दादी उसे पहचान नहीं पाती। युवराज जाकर दादी के पैर को छूता है और उन्हें नमस्ते करता है। दादी युवराज को आशीर्वाद देकर कहती हैं, बेटा आप कौन, हमने आपको नहीं पहचाना। दादी की बात सुनकर युवराज दादी से कहता है, सॉरी दादी, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं अर्जित भाई का छोटा भाई हूँ, युवराज राठौर। दादी कुछ कहती है उससे पहले ही नायरा की आवाज दादी के कान में पड़ती है, युवराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दादी पीछे मुड़कर नायरा को देखती है। नायरा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। युवराज तो बस नायरा को एकटक देखता ही रह जाता है। उसने अपने दिल को कितना भी समझा लिया हूँ लेकिन भाई ये तो दिल है, एकदम से कहाँ मानता है। वही युवराज के साथ भी यही हुआ, वह भूल गया कि नायरा अब उसकी भाभी है। जब नायरा युवराज आवाज देकर कहती है, क्या हुआ युवराज, वह उसकी आवाज सुनकर एकदम से हरकत में आता है और वह कहता है, हाँ हाँ, वह मैं बुलाने आया था आपको। दादी युवराज की बात समझ जाती है और वह कहती है, अच्छा तो आप नायरा को बुलाने आए हैं। अर्जित नहीं आया क्या। वह भाई की जरूरी मीटिंग थी तो इसलिए नहीं आ पाए, तो भाई ने मुझसे बोला कि मैं ही बुलाने चला जाऊं। ऊपर से सुशीला उतर कर आती है। वह युवराज को देखकर कहती है, अरे आप बैठी ना, आप अपना ही घर समझिए बेटा। नायरा के कानों में जैसे ही सुशीला की आवाज पड़ती है, नायरा अपने मन में कहती है, आ गई चुड़ैल अपने प्यारी माँ का नाटक दिखाने, ऐसे जैसे ना जाने मुझसे कितना प्यार करती होगी। दूसरी तरफ अर्जित के ऑफिस में अर्जित अभी अपनी मीटिंग अटेंड करके आया था और वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपना वर्क कर रहा था। इस समय अर्जित काम करता हूँ और बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जित के फोन पर रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है। अर्जित फोन को पिक करता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों फोन किया मेरे को।
अर्जित की बात सुनकर पहले तो रिसेप्शनिस्ट डर जाती है, फिर वह थोड़ी हिम्मत करके कहती है, सॉरी सॉरी सर, लेकिन नीचे रेहा मैम आई है, वह आपसे मिलना चाहती हैं, तो क्या मैं उन्हें आपके ऑफिस में भेज दूं? अर्जित जैसे ही रेहा का नाम सुनता है वह चौंक बोलता है, रेहा, मैं तो नायरा के चक्कर में बिल्कुल ही रेहा को भूल ही गया था। पर ये लड़की अब क्या करने आई है? शादी वाले दिन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट जब अर्जित का कोई जवाब नहीं सुनती तो वह दोबारा कहती है, सर क्या मैं रेहा मैम को भेज दूं आपके ऑफिस में? हाँ भेज दूं उसे, अर्जित रिसेप्शनिस्ट से कहता है। वैसे तो पूरा ऑफिस जानता था कि अर्जित की गर्लफ्रेंड रेहा है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि अर्जित रेहा से शादी करने वाला है, क्योंकि अर्जित ने अपनी शादी की बात किसी सही बताना सही नहीं समझा था। उसने ये खबर मीडिया में भी नहीं पहुंचाई थी। वह रेहा से एक सीधी सिंपल शादी करना चाहता था, इसलिए अर्जित की शादी का पता सिर्फ उसकी फैमिली वालों को ही था। ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि अर्जित की शादी हो चुकी है। लेकिन रेहा कई बार अर्जित के ऑफिस में आई थी, जिससे सब लोग जानते थे कि अर्जित की गर्लफ्रेंड रेहा है। ऑफिस में रेहा का व्यवहार किसी को ही पसंद नहीं आता था, पर फिर भी सब लोग उसे बर्दाश्त करते थे क्योंकि अर्जित की गर्लफ्रेंड थी। रिसेप्शनिस्ट कॉल कट करके रेहा से कहती है, मैम आपको अर्जित सर ने बुलाया है। ये सुनकर रेहा गुस्से में दांत पीसते हुए उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अर्जित मुझे कभी भी अपने ऑफिस में बुलाने से मना नहीं करेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उससे पूछना जरूरी था ना। अब देखा उसने बुलाने की कह दिया ना तुमसे। पता नहीं ये दो कुड़ी की लड़की अपने आप को समझती क्या है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बाद में देखूंगी तुम्हें। तुमने आज मेरी इंसल्ट की है, तुम्हें तो मैं बताकर रहोगी कि रेहा क्या चीज है आखिर रेहा। ये सब उस रिसेपियंस्ट को बोलकर रेहा अपनी ऊंची हाई हील्स से खटखट की आवाज करते हुए वहां से चली जाती है। रेहा को जाता देख रिसेप्शनिस्ट खुद ही मन में कहती है, हे भगवान, सर सर कैसे भी है, पर वो इतनी बुरी लड़की डिजर्व नहीं करते भगवान। अगर मैंने अपनी जिंदगी में जरा सी भी पुण्य किया हो तो इस रेहा की जगह सर की लाइफ में कोई अच्छी सी प्यारी सी लड़की ला देना प्लीज भगवान जी। मेरी पुकार जरूर सुन लेना। इस लड़की का घमंड तभी टूटेगा। पता नहीं क्यों सर से चिपकी रहती है, सर को भी क्या दिखाई देता है इसमें ऐसा जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। सर ने एक नंबर की चुड़ैल है ये लड़की। रिसेप्शनिस्ट गर्ल रेहा को ना जाने कितनी गालियां देती अपने मन ही मन में, और फिर वह लड़की अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ चौहान परिवार में युवराज कुछ समय के लिए चौहान परिवार में रुकता है, फिर वह नायरा से कहता है, वो आप तैयार हो जाएगा, फिर हमें घर भी चलना है। दादी भी नायरा से कहती है, जाओ जाकर बेटा तैयार हो जाओ। जी दादी मैं भी तैयार होकर आती हूँ, नायरा कहती है। ये बोलकर वह अपने रूम में चली जाती है और तैयार होने लगती है। नायरा कुछ समय बाद तैयार होकर नीचे आती है और वह दादी से कहती है, बाय। दादी यह सुनकर दादी नायरा को अपने गले से लगा लेती हैं और उसके कान में कहती हैं, बेटा उस परिवार में सबको खुश रखना, सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाना मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ अर्जित तुझे भले ही जल्दी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अर्जित जिस दिन तुझे स्वीकार कर लेगा ना बच्चे, उस दिन के बाद वह तुझ पर कोई आंच नहीं आने देगा। देख लेना वह हमेशा तेरी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। बेटा तो उस घर में जरूर खुश रहेगी। अपने आप को संभाल लेना मेरी बच्ची, बिखरने मत देना कभी भी। संकट हर किसी पर आते हैं पर उनका सामना करना होता है बच्चे। नायरा तू समझ रही है ना मेरी बातों को बच्चा? नायरा दादी की बातों को सुनकर कहती है, जी दादी हम आपकी हर एक बात को समझ रहे हैं कि आप क्या चाहती हैं। दादी आप चिंता मत कीजिएगा, हम उस परिवार में खुश भी रहेंगे और उस परिवार को खुश भी रखेंगे। आप ठीक रहेगा दादी। ये बोलकर नायरा युवराज के साथ चलने के लिए घर से बाहर निकलने को ही होती है कि तभी सुशीला नायरा से कहती है, नायरा मेरी बच्ची अपनी माँ के गले नहीं लगेगी। मानती हूँ बेटा मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने तुझे हमेशा से अपनी बेटी की तरह पाला है, रेहा से ज्यादा तुझे समझा है। मेरी बच्ची अपनी माँ के गले भी एक बार लग जा। सुशीला का अपने आप को नायरा की माँ कहना नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। नायरा का मन करता है वह जाकर भी सुशीला का सर फोड़ दे, पर नायरा के हाथों में मजबूरी की जंजीर पड़ी थी, जिसके कारण वह चाहकर भी कभी सुशीला का सर नहीं फोड़ सकती थी। नायरा पीछे मुड़कर सुशीला से कहती है, माफ कीजिएगा, शायद आपने मुझे अपनी बेटी माना होगा, लेकिन मैंने कभी आपको अपनी माँ नहीं माना। मैं कभी झूठ मुंह भी आपको अपनी माँ नहीं कह सकती। आपको अपनी माँ मानना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मैं आपके गले लगना जरूरी नहीं समझती मिसेस सुशीला महेश चौहान। ये बोलकर नायरा युवराज के साथ घर से बाहर चली जाती है। युवराज को नायरा का इस तरह सुशीला को बोलना और उसे अपनी माँ ना मानना कुछ समझ नहीं आ रहा था। युवराज अपने मन में सोचने लगा, बड़ी माँ ने तो कहा था कि नायरा एक अनाथ लड़की है और चौहान परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर सच में नायरा को चौहान परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर नायरा को तो चौहान परिवार का एहसान मंद होना चाहिए। फिर वह ऐसे क्यों कह रही है रेहा की माँ को?
युवराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नायरा ने ऐसा क्यों कहा। पर युवराज नायरा से कुछ पूछना सही नहीं समझता। जब नायरा घर से बाहर युवराज के साथ चली जाती है तो सुशीला मन ही मन अपने कहती है, लगता है इस लड़की के पंख काटने ही पड़ेंगे। राठौर परिवार में जाकर इस लड़की की तो जवान कैंची की तरह चलने लगी है। अब लगता है इस लड़की की कमजोर नस को दोबारा दबाना पड़ेगा, तभी ये लड़की अपनी जबान बंद रख पाएगी। सुशीला न जाने अपने मन में कितनी गालियां नायरा को दे चुकी थी। नायरा और युवराज जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और युवराज कार को राठौर सदन की तरफ मुड़ लेता है। युवराज के दिमाग में अभी भी नायरा और सुशीला की बातें चल रही थी। युवराज से अब रहा नहीं जाता है। युवराज नायरा की तरफ देखता है। नायरा शीशे के बाहर देख रही थी। युवराज अपने मन को शांत कर कर नायरा से कहता है, नायरा अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। युवराज की आवाज सुनकर नायरा युवराज की तरफ देखती है और वह युवराज से कहती है, क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? आप जो भी पूछना चाहते हैं आप बेहिचक पूछ सकते हैं। नायरा, मुझे बड़ी माँ ने बताया था कि तुम अनाथ हो और तुम्हें चौहान परिवार ने अपने घर में पाल पोस कर बड़ा किया है और रेहा की मॉम डैड ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, तो फिर तुमने अपनी मॉम डैड का दर्जा क्यों नहीं देती? नायरा जैसे ही युवराज के मुंह से अनाथ शब्द सुनती है उसकी आंखों में ना जाने कैसे भाव आ जाते हैं। नायरा अपने आप को शांत करके युवराज से कहती है, युवराज आपने कभी सुना तो होगा कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और एक वह होता है जो असल में उसका चेहरा होता है। जो दुनिया को चौहान परिवार बताता है जरूरी तो नहीं ना युवराज वही सच हो। ये कहकर नायरा चुप हो जाती है। युवराज नायरा से कहता है, मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती हैं? आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस दिन आप समझेंगे उस दिन आप ही नहीं पूरी दुनिया समझ जाएगी कि आखिर चौहान परिवार असल में क्या है। अभी हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, बस इतना समझ लीजिए कि जो चौहान परिवार अपने आप को दुनिया के सामने जैसा दिखाता है वैसा वह बिल्कुल नहीं है। युवराज को नायरा की कोई भी बात समझ तो नहीं आती, लेकिन वह इतना समझ जाता है कि जरूर नायरा और चौहान परिवार के बीच कोई गहरा राज दफन है। इसलिए वह नायरा से आगे कुछ पूछना सही नहीं समझता और वह चुपचाप ड्राइव करके राठौर सदन की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ अर्जित के ऑफिस में अर्जित का दिमाग ये सोच सोच कर खराब हो रहा था कि आखिर अब ये लड़की कहाँ से टपक गई। अर्जित खुद से ही कहता है, जिस दिन शादी थी उस दिन तो ये पार्टी कर रही थी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन अब कहाँ से टपक गई है ये लड़की। थोड़ी देर बाद अर्जित के ऑफिस के रूम का डोर ओपन होता है। अर्जित का ध्यान डोर की तरफ जाता है। वह देखता है रेहा अंदर आ रही। रेहा को देखकर अर्जित खड़ा हो जाता है। रेहा अर्जित के पास आकर उससे गुस्से में कहती है, अर्जित तुमने क्या सोचकर उस लड़की से शादी कर ली? अर्जित तुम नहीं जानते वह लड़की एक नंबर की बदतमीज लड़की है। पहले उसने मुझसे मेरे मॉम डैड का प्यार छीन लिया, उस पर अपना हक जमा लिया। अब उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया और तुम पर भी अपना हक जमाने लगी। तुम्हें पता है कल वह पगफेरों के लिए घर आई थी, तुम्हें पता है अर्जित उसने मुझसे क्या कहा? कि तुम मुझे भूल गए हो, उस नायरा से प्यार करने लगे हो। मैंने उससे कह दिया था कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते, तुम सिर्फ मेरे और हमेशा मेरे रहोगे। मुझे विश्वास है कि तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तुम्हें पता है उसने मुझसे मेरे सब कुछ छीन लिया, पर मैं उसे तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। अर्जित पहले तो नायरा की बुराई सुनता रहता है, लेकिन फिर वह गुस्से में तेज आवाज में रेहा से कहता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें नहीं पता क्या नायरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? ये बात मुझसे खुद कही थी। मुझे सब समझ आता है रेहा, तुम तो शादी से गायब होकर पार्टी बनाने चली गई। अपने परिवार और मेरे परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी, लेकिन एंड टाइम पर सिर्फ नायरा ने इज्जत बचाई। अगर वह शादी नहीं करती मुझसे तो तुम्हें पता है मेरे परिवार की क्या इज्जत रह जाती है। और रेहा वैसे भी हम मेरी शादी नायरा से हो चुकी है, तो बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। मेरे परिवार ने उसे अपनी बहू मान लिया है, तुम्हारा परिवार भी तो उसे अपनी बेटी मानता है। एक तरह से तो वह तुम्हारी बहन ही हुई ना, तो अपनी बहन पर तो रहम करो, दूर रहो मुझसे। ये सब बातें वह बहुत गुस्से में बोल रहा था। रेहा अर्जित की बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिर अर्जित उसे कहता है, मैं सिर्फ तुमसे उसी कारण की वजह से तुमसे शादी कर रहा था, अपनी गलती सुधारने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी लड़की की लाइफ खराब हो, वरना तुम में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम ही अपनी शादी से गायब हो गई थी, इसलिए बेहतर होगा मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। अर्जित तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अर्जित अगर मैंने वो बात मीडिया में पहुंचा दी ना तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचेगी, सोच लेना तुम्हारे परिवार की कितनी ना कट जाएगी। ये सुनकर अर्जित को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह आगे बढ़कर रेहा के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जिससे रेहा के मुंह से चीख निकल जाती है और वह दांत पीसते हैं उससे कहता है। चैप्टर 23। वह आगे बढ़कर रेहा के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जिससे रेहा के मुंह से चीख निकल जाती है और वह दांत पीसते हैं उससे कहता है,
मिस रेहा चौहान, तुम्हें जिससे कहना है जाओ जाकर कह दो, मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा था कि मैं डर गया? तुम बिल्कुल गलत सोच रही थी मिस रेहा। मैं डरा नहीं था, बल्कि मैं तो उस रात के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था जिसके प्रायश्चित के लिए मैं तुमसे शादी कर रहा था, समझी तुम? मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण किसी लड़की की इज्जत पर सवाल उठे। मुझे नहीं पता रेहा उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, फिर भी मुझे मेरी ही गलती लगी जिसका मैं प्रायश्चित तुमसे शादी करके करना चाहता था। तुम्हें पता है रेहा, तुम्हारी और मेरी कुंडली भी नहीं मिल रही थी, लेकिन तुमने तब चालाकी की थी। तब तुमने रेहा अपनी कुंडली की जगह किसी और की कुंडली को दिखा दिया था, जिससे मेरे मॉम डैड को लगा था कि तुम मेरी लाइफ के लिए ठीक लड़की हो। पता है मेरे परिवार में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी मेरी खुशी के लिए वे सब अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। रेहा, मुझे ये तो नहीं पता कि नायरा आखिर कैसी लड़की है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जब भी मैंने अपनी बहन हूँ या फिर मेरा भाई, मॉम डैड दादी, बल्कि चाचा चाची के मुंह से भी सिर्फ नायरा की तारीफ ही सुनी है। तुम जानती हो, मेरे घर के नौकर भी नायरा को बहुत पसंद करने लगे हैं। अर्जित की यह सारी बातें सुनकर रेहा हंसते हुए कहती है, लगता है मैडम ने तुम्हें भी अपने चंगुल में फांस लिया है। वह लड़की एक नंबर की बदतमीज इंसान है। ये लड़की हर किसी के सामने मासूम होने का दिखावा करती है, वैसे ही वह तुम्हारे घर वालों के सामने मासूम होने का दिखावा कर रही है। लेकिन अर्जित, मैं उसके साथ 20 सालों से रह रही हूँ, मैं जानती हूँ वह लड़की एक नंबर की धोखेबाज है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें तो पता है वह लड़की एक अनाथ लड़की है। तुम्हें पता है मेरी मॉम डैड अनाथालय जाते थे, उसने मेरी मॉम डैड के सामने मासूम होने का दिखावा किया, जिससे मेरी मॉम डैड उसे घर ले आए। उसे पता था एक अच्छी खासी फैमिली में जाकर उसके सब सपने पूरे हो जाएंगे, और तुम जानते हो अर्जित, ऐसा ही हुआ। उसे चौहान परिवार में आकर एक नाम मिल गया, नायरा चौहान नाम। जिस लड़की की ना तो मॉम थी ना डैड थे, उसे पूरी फैमिली मिल गई। उस लड़की ने हमेशा मुझे सबकी नज़र में बुरा बना दिया। कल तक तो उसने मुझसे चौहान परिवार में बेटी का हक छीन रखा था, लेकिन आज तो उसने राठौर परिवार की बहू का हक भी छीन लिया। वह हमेशा से सिर्फ औरों का हक छीना जानती है। तुम कैसे कह सकते हो वह लड़की एक अच्छी लड़की है? बस बहुत हुआ रेहा, तुम नायरा के बारे में और ना बोलो तो अच्छा होगा। अर्जित यह बात बहुत गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता उसने तुम्हारा हक छीना है या नहीं। अगर तुम अपनी शादी के टाइम पर होती तो उसी मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम। इसलिए अब तुम उसे ब्लेम करना बंद करो। और रेहा, रही राठौर परिवार की बहू होने की बात, तो अब ये सच है कि नायरा ही राठौर परिवार की बहू है। उसका नाम नायरा अर्जित राठौर है, इसलिए बेटर होगा आज के बाद तुम उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचो। इतना तो मैं समझ चुका हूँ रेहा कि वह तुमसे तो अलग है, वैसे उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। अर्जित की इतने गुस्से में बात सुनकर रेहा हैरानी से अर्जित की तरफ देखने लगती है, फिर वह हंसते हुए अर्जित से कहती है, तो अच्छा, उस लड़की ने तुम्हें भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। आखिर तुम भी उस लड़की की खूबसूरती के पीछे पागल हो गए। लगता है तुम भी उससे लड़की नायरा से प्यार कर बैठे हो, पर तुम नहीं जानते हो अर्जित उस लड़की के न जाने कितने अफेयर है। अरे वह तो पैसों के लिए ना जाने कितनों के साथ सो चुकी है। रेहा आगे कुछ नायरा के बारे में उल्टा सीधा कह पाती उससे पहले ही अरिजीत रेहा का गले को कसकर पकड़ लेता है। रेहा को सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। रेहा दबी हुई आवाज में कहती है, अर्जित, ये तुम क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे अर्जित। रेहा के गले से आवाज निकलने भारी हो रही थी। अर्जित गुस्से में रेहा की तरफ देखकर कहता है, बस मिस रेहा चौहान, बहुत बोल ली तुम। शायद तुम भूल रही हो तुम किसके बारे में बोल रही हो। नायरा अब वह कोई अनाथ लड़की नहीं रही जिसके बारे में तुम जो चाहो वह बोल दो। अब वह अर्जित राठौर की पत्नी है, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर बोलो, वरना तुम्हें इस दुनिया से भेजने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगी। भले ही तुम चौहान परिवार की बेटी हूँ, पर तुम जानती तो होंगी ना, चौहान परिवार राठौर परिवार के सामने कुछ नहीं है। मिस रेहा, आपके लिए बेहतर होगा कि आप सोच समझकर अपने गले से शब्द उतारे, वरना मैं क्या कर बैठूंगा आप नहीं जानती, इतना तो आपने सुना ही होगा। अर्जित राठौर अपने रास्ते में आने वाली रुकावट को बहुत बारीकी से हटा देता है, और पास खड़े आदमी को भी कानों कान खबर नहीं होती कि वह काम उसने कब कर दिया। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर बोलो। और रही नायरा की बात कि उसने मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है या नहीं, तो ये पति और पत्नी के बीच की बात है। तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया है या नहीं। तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। और शायद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। और मेरी और नायरा की लाइफ के बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नायरा मेरे लिए, मेरा प्यार हो या मेरी नफरत, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अर्जित रेहा का गला छोड़ देता है। अर्जित के एकदम से छोड़ने से रेहा संभल नहीं पाती और वह जमीन पर गिर जाती है। अर्जित गुस्से में रेहा से कहता है,
चली जाओ मेरे ऑफिस, और हाँ, आइंदा से मेरे सामने मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। नायरा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गेट आउट माई ऑफिस। रेहा सबल कर खड़ी होती है और वह तेज तेज सांस लेते हुए कहती है, अर्जित क्या तुम भूल गए हो, तुमने मेरे साथ एक रात बिताई थी, उस गलती को अपनी ऐसे नहीं भूल सकते। तुम कैसे सोच सकते हो तुम मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे ही निकाल दोगे। एक बात बताओ अर्जित, जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुमने एक लड़की की इज्जत को ठेस पहुंचाई है तो सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम अपनी मॉम की नजरों में गिर जाओगे, और जिस नायरा को तुम अपनी पत्नी कह रहे हो ना, क्या वह नायरा तुम पर कभी विश्वास करेगी। अर्जित को अब रेहा की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अर्जित गुस्से से रेहा का हाथ पकड़ता है और गुस्से से उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। वह रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कहता है, तुरंत मैनेजर को मेरे ऑफिस में भेजो। रिसेप्शनिस्ट अजीत की इतनी गुस्से भरी आवाज को सुनकर डर जाती है। वह डरते डरते कहती है, सर मैं अभी भेजती हूँ सर को। कुछ देर बाद मैनेजर अर्जित के ऑफिस में आता है। अर्जित से कहता है, क्या हुआ सर को इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं। अर्जित मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहता है, रोहन ये लड़की मेरे ऑफिस में आज के बाद दिखाई नहीं देनी चाहिए। रोहन तो अर्जित की बात सुनकर हैरान ही रह जाता है। तुरंत के तुरंत इस लड़की को मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। ओके सर, मैं अभी करता हूँ। ये बोलकर मैनेजर जल्दी से अर्जित के ऑफिस से निकल जाता है। वह भाग जाकर रेहा को कहता है, प्लीज मैम अब जल्दी से इस ऑफिस से चली जाएगा, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड से कहकर आपको बाहर निकल आना पड़ेगा। रेहा दांत पिसती हुई उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहती है, तुम 2 टके के मैनेजर को तो मैं देख लूंगी। शायद तुम जानते नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। तुमने चौहान इंडस्ट्री की होने वाली मालकिन से पंगा लिया है। तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, देख लेना तुम। ये बोलकर रेहा गुस्से से अपनी सैंडल को टक टक करते हुए उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रोहन मैनेजर कहता है, आज सर को क्या हो गया था। आज सर ने रेहा मैम को अपने ऑफिस से बाहर निकलने को कहा। लगता है मैडम और सर का ब्रेकअप हो गया है। जब रेहा रिसेप्शनिस्ट के सामने गुस्से से बाहर जा रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट रेहा को देखकर मन ही मन हंसती है और अपने मन में कहती है, भगवान जी मैंने तो आपसे प्रार्थना करी थी और आपने इतनी जल्दी इन दोनों की लड़ाई करा दी। प्लीज भगवान जी अब इनके ना कभी भी यह झगड़ा शांत मत होने देना। कभी इस नचुड़ी को मेरे अर्जित सर की लाइफ में मत लाना। उनकी लाइफ में ना कोई प्यारी सी लड़की को भेज देना भगवान जी। यह बोलकर रिसेप्शनिस्ट अपने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करती है। रेहा को जाते देख वह अपना मुंह टेढ़ा करके कहती है, तुम देखना मिस चौहान, तुम्हें अर्जित सर की लाइफ से ऐसे निकाली जाओगी जैसे तुम उनकी लाइफ में कभी आई नहीं थी। दूसरी तरफ अर्जित अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा बैठा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़ा हुआ था। इस समय अर्जित बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। वह खुद से ही कहता है, क्या नायरा मुझ पर विश्वास करेगी कि मुझे लगता है उस रात मेरे और रेहा के बीच कुछ नहीं हुआ था। जब मैं नायरा से कहूंगा तो वह मुझ पर विश्वास कर पाएगी। उसके और मेरे बीच तो अभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं है। नायरा को तो मैंने कितना ज्यादा हर्ट भी किया था पहले दिन। नायरा क्या सच में कोई चालाक लड़की नहीं है। अर्जित आज बहुत सारे सवालों में खुद ही उलझा पड़ा था। अर्जित को वो टाइम याद आता है जब रेहा के साथ उस रूम में था। अर्जित एक बिजनेस के सिलसिले में एक पार्टी में गया था। उसने वहां थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। उसकी ड्रिंक में शायद किसी ने कोई नशे की दवा मिला दी थी, जिससे उसने एक ग्लास ड्रिंक करने पर ही उसे चक्कर से आने लगे थे। वह अपने सिर को पकड़कर अपने रूम में चला गया था। उसे कुछ याद नहीं रहा था। बस उसे इतना याद था कि वह वहां आकर अपने बेड पर लेट गया। उसे सब कुछ चमकना बंद हो चुका था। उसे सब धुंधला धुंधला चमक रहा था। लेकिन जब अर्जित सुबह को उठा तो वह अपनी हालत देखकर हैरान रह गया था। अर्जित की बाहों में एक लड़की पड़ी थी। उस लड़की के शरीर पर और अर्जित के शरीर पर सिर्फ चादर थी, एक कपड़ा भी नहीं था। अर्जित चौंक कर उठ खड़ा हुआ और वह चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? वह लड़की और कोई नहीं बल्कि रेहा थी। रेहा पहले तो अपनी हालत देखकर हैरान रह जाती है, फिर वह रोने लगती है। फिर वह अर्जित से आंसू भरे आंखों से देखकर कहती है, आप क्या कह रहे हैं? आपने पूरी रात मेरे साथ बिताई और अब कह रहे हैं मैं कौन हूँ? जब आप अपने रूम में आ रही थी तो आपने ही तो मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और आपने ही नशे की हालत में मेरे साथ सब कुछ किया था। मैं तो आपके सामने कमजोर पड़ गई थी और अब आप अपनी गलती को मानने को तैयार भी नहीं है। अर्जित उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर चौंक गया और वह बोला, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वह बोली, मेरा नाम रेहा चौहान है, मैं मिस्टर चौहान की बेटी हूँ। मैं रात पार्टी में आई थी, थोड़ी सी ड्रिंक मैंने भी कर रखी थी और आपने मुझे अपने रूम में खींच लिया। आप मेरे साथ पूरी रात बिताए आपने मिस्टर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं कोई बिकाऊ लड़की हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। आपने पूरी रात मेरे साथ बिताए मिस्टर और अब आपने गलती को भी नहीं मान रहे। अर्जित हैरान होकर कहता है, मुझे तो कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। रेहा बोली, देखो जो तुमने मेरे साथ किया है ये सब कुछ, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वरना मैं ये बात मीडिया तक पहुंचा दूंगी। यह याद रखना तुम मिस्टर।
अर्जित को उसकी है की बातों से तो कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन कभी भी अर्जित अपनी वजह से किसी लड़की की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता था। उसकी माँ ने उसे एक अच्छे संस्कार दिए थे, जिस कारण अर्जित ने रेहा से कहा, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और मैं इस गलती की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। रेहा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कैसे करोगे तुम भरपाई इस चीज की? मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। हाँ, अगर तुम भरपाई सच में करना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। अर्जित रेहा की बात सुनकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। रेहा उसे ऐसे देखता पाकर बोली, क्या हुआ, तुम्हें अपनी गलती की भरपाई नहीं करनी? अगर करनी है तो कर लो मुझसे शादी। अर्जित बिना कुछ सोचे समझे कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अर्जित कभी भी अपनी वजह से किसी लड़की की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता था, जिस वजह से उसने रेहा से भी शादी करने के लिए हाँ कर दी। रेहा अर्जित की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। यही एक कारण रहा था अर्जित का रेहा से शादी करने का। सारी दुनिया के सामने अर्जित की सिर्फ आप एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत ही रेहा। यही पास था अर्जित और रेहा का। अर्जित आज इन सब बातों को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अपने मन में ना जाने कितने सवाल कर चुका था। प्लीज एवरीवन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।